Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 12th mathematics, we are going to discuss the solutions of PTS 20 from our CBSE 21 sample paper book of class 12th. ठीक है बच्चों, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन कैसे मैं आपको बताऊंगा, वेट करिए। एक बात और, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफ करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करिए। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वी हैव गिवन अ क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे देन यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्री पीडीएफ सैंपल पेपर्स हैं वो पीटीएस 21 से लेकर पीटीएस 27 तक ही हैं। यानी पीटीएस 1 से लेकर पीटीएस 20 तक के अगर आपको सैंपल पेपर्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी सीबीएसई 21 सैंपल पेपर बुक परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करने के लिए आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस में ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो वी आर ऑन मिशन, मैथ मिशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास फाइनली शुरू कर लेते हैं। So here we have PTS 20. Let's start the discussion of all the questions from section A. This section is going to carry 20 MCQs. Every question will carry 1 mark each. तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है बच्चों? If there is a matrix A, तो आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि मैट्रिक्स A गिवन है और आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो हम इजीली लिख लेंगे यहां पर, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब जो मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा है, इसके रो 1 में आपको 2 जीरो दिख रहे होंगे, तो हम रो 1 से ही इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। वैसे रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो या फिर C3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा आपका -1। आप चेक करके देखो, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो -1 ही आ रही है। ठीक है, अब हमें यहां पर इसका एडजॉइंट भी लिखना है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हम सबसे पहले रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स लिखेंगे यहां पर। तो एलिमेंट 1 का तो -1 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस एलिमेंट 0 का हम कोफैक्टर लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका 0, यानी यहां पर आप -0 लिख दो, इनफैक्ट 0 ही बन गया वो। फिर इस एलिमेंट का आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका -59। ठीक है, फिर हम रो 2 में चलेंगे बेटा, तो रो 2 में इस एलिमेंट का आप लिखेंगे कोफैक्टर, तो ये बनेगा 0। चेक करिए। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का आप लिखेंगे कोफैक्टर, तो ये बनेगा -1। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का आपको लिखना है कोफैक्टर, तो ये बनेगा 69, यानी -69। ठीक है बच्चों, फिर रो 3 के एलिमेंट्स को देखते हैं, तो इस एलिमेंट का लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 0। ठीक है, इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर लिखना है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, तो ये बनेगा आपका 0। ठीक है, और फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है तो ये बनेगा आपका 1। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ये रही, डिवाइड करते हैं -1 से इस पूरे मैट्रिक्स को, तो बेसिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 59 69 एंड फाइनली -1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमें इनवर्स वाला मैट्रिक्स मिला है और जो गिवन मैट्रिक्स ए था, ये दोनों बिल्कुल सेम है। यानी क्वेश्चन 1 में जो ए इनवर्स पूछा है वो डायरेक्टली मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर। इसमें क्या बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, m बाई m ऑर्डर का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, और ये कंडीशन दे रखी है मैट्रिक्स ए और इसके ट्रांसपोज में क्या रिलेशन है, -1 टाइम्स आपको दिख रहा होगा, मतलब यहां पर मैट्रिक्स ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है। ओके, इफ ऑर्डर m ऑफ मैट्रिक्स A is of this form where n is a natural number, यानी मैट्रिक्स m का जो ऑर्डर है वो इस फॉर्म का है, दैट मीन्स ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, यानी मैट्रिक्स A का ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, इस तरीके से, ठीक है। देन आपको मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है एटसेट्रा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो सीधा आंसर लिख सकते हो, मैंने यहां पर मार्क कर दिया है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं बट एमसीक्यू है बेटा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, यानी सबसे पहले आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये रहा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। तो वेक्टर ए हमने लिख लिया, फिर वेक्टर बी से हम यहां पर लिख लेंगे डाटा को। अब इसका हमें निकालना है सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करने वाले हैं, तो ये बनेगा आपका 2 और माइनस ऑफ -1 यानी 3 आई कैप, फिर माइनस जे कैप तो हम पहले ही लगा देते हैं, और यहां पर आप करोगे तो -1 -2 यानी -3 आएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा प्लस का 3 जे कैप, और फिर यहां पर -1 और +4 यानी प्लस का 3 के कैप, ठीक है। अब यहां पर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 27 का अंडर रूट, या फिर 3√3 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ध्यान से देख लो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बच्चों, यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है देन f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू दिस लिमिट वैल्यू, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो k है, मतलब इसकी वैल्यू तो हमको मिल गई, हमको अब लिमिट वैल्यू ही निकालना होगा। तो लिमिट वैल्यू निकालते हैं बेटा, LHL निकालें या RHL निकालें, आपकी मर्जी है। यहां पर जाओगे तो RHL मिलेगा, यहां पर जाओगे तो LHL मिलेगा, हम LHL की बात कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है 2 - 2 cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, नीचे एक्स स्क्वायर है ही, दिस विल बी लिमिट 1 - cos 2x, क्या फॉर्मूला बना 2 sin स्क्वायर एक्स, आगे 2 पहले से ही लगा हुआ है तो 4 sin स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर पहले ही है बेटा, समझ गए, मतलब ये तो 1 हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही बनेगा, तो 4 × 1 दैट मीन्स 4। ये हमने LHL निकाला, यही RHL आने वाला है, आप यहां से निकाल के देख सकते हो। वी आर सॉल्विंग MCQ, सो अपना टाइम बचाइए। तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, क्योंकि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला गया है x इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अब LHL और RHL इक्वल आएंगे, इसलिए लिमिट वैल्यू भी 0 पे एग्जिस्ट करेगी और वो f ऑफ 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोला गया है x इक्वल टू 0 पे, समझ गए। तो k की वैल्यू 4 मिल चुकी है, यानी ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए,
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमने RHL सॉल्व नहीं किया है, वैसे आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या वैल्यू आएगी, डिफरेंट या सेम, मुझे कमेंट करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस, तो आपको p का वैल्यू बताना है। वेल किस तरीके से होगा बेटा, यहां पर ये जो इंटीग्रेंड है, क्या इसे हम 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं? 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, समझ में आ जाएगा। करो अप्लाई। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। समझ गए? a का मतलब है पाई बाई 4, b का मतलब है x। 10 पाई बाई 4 1 होता है। इफ यू आर गेटिंग देन फाइन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फॉर्मूला बोला है, अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं। अब tan थीटा मतलब एंगल तो लीनियर है, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ सीकेंट थीटा, और एंगल क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स विच इज लीनियर एंगल। इसका डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 आएगा, इस पूरे को उससे डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करना है, तो आप देख पा रहे होंगे p की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 विच इज देयर इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। यहां पर क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्यूशन करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेसिकली इसे हम कंपेयर करने वाले हैं इसके साथ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो दिस विल बी कंपेयर्ड विद दिस। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहां पर p ऑफ x आपका 1 बनेगा एंड q ऑफ x ये रहेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेशन फैक्टर, सो दैट विल बी e टू द पावर 1 dx। ये जो फंक्शन p है ना, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं e के एक्सपोनेंट में, तो ये बनेगा e की पावर x। अब इससे पहले कि हम अपना सॉल्यूशन करने आगे बढ़ें इस क्वेश्चन के लिए, एक बात का जवाब देना, यहां एक्सपोनेंट में आपने इंटीग्रेशन किया है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप लिखते x प्लस सी, यहां पर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिखा जाता है। यहां पर e की पावर में आपने इंटीग्रेशन किया, तो e की पावर में x लिखा, प्लस में c क्यों नहीं लिखा, इसका जवाब देना मुझे कमेंट करके। ठीक है, फिलहाल आपका सॉल्यूशन यहां पर कैसे बनेगा बेटा, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर बेटा, e की पावर में x, सो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x, तो e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x साइन x, ठीक है, dx और प्लस में c। ठीक है, फॉर्मूले में ही प्लस में c होता है बेटा। तो ये बन जाएगा आपका y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू, ये e की पावर वाले गए, e की पावर 0 बन जाएगा, आपको सिर्फ ये मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां से RHS में आप देखेंगे ये बनेगा माइनस कॉस एक्स प्लस में c। तो अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं, y इंटू ई की पावर x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू c, यानी ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा, बस इसे उठा के LHS में लाना होगा। समझ गए, वो मैंने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर। क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस by occurs at 2 points 3,4 and 4,3, तो आपको a और b में रिलेशन बताना है। इन दोनों पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आने वाला है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को यहां डालते हैं। तो सबसे पहले 3,4 डालेंगे, तो ये बनेगा 3a प्लस 4b, फिर 4,3 को डालोगे तो 4a प्लस 3b, और ये सेम आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आने वाला है। ठीक है, यहां से अगर आप साइड चेंज करें
तो ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, यानी ए इक्वल टू बी, यही रिलेशन है यहां पर, यानी क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सही हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है बच्चों? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इनके पोजीशन वेक्टर्स भी आपको दिख रहे होंगे ब्रैकेट में, इन द रेशो 1:1 इज। एक्चुअली एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट A को पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर रहा है। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ये रहा, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर ये रहा। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई पॉइंट है P जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो यहां पर अगर हम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखें, सो इट विल बी A प्लस बी ओवर 2। समझे? तो ये रहा आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है? क्वेश्चन 9 इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता है? आई होप पता तो होगा। तो यहां पर इसका इंटीग्रल निकालना है बिटवीन द लिमिट 0 टू √3। तो x की वैल्यू 0 से लेकर √3 के बीच में चल रही हैं। तो यहां से अगर आप नोटिस करें, एक इंटीजर है 0, एक इंटीजर है 1, यानी यहां पर हम लिमिट्स को ब्रेक करेंगे एज पर द इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि फंक्शन यहां पर जो इंटीग्रेंड है ना इंटीग्रेशन में, यानी जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। समझ गए? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है बेटा? x की वैल्यू अगर इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होता है। पहली बात जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। और दूसरी बात, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 देगा। ठीक है, यही दो यहां पर यूज होने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में वैसे आपको पता भी होना चाहिए। तो यहां 0 से 1 लिमिट में ये जो फंक्शन है ना, ये 0 बनेगा, और यहां पर इस लिमिट में 1 से √3 वाला जो लिमिट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 दे देगा। 0 का इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, 0 ही रहने दो इसको। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और आपको इसमें लिमिट लगाना है 1 से लेकर √3 वाला। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बी को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा बच्चों। इसमें क्या बोला हुआ है? इफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ना LHS में, इसके ऊपर -1 आपको दिख रहा होगा एक्सपोनेंट में, मतलब इनवर्स लेना पड़ेगा मुझे इस वाले सेकंड मैट्रिक्स का जो कि LHS में आपको दिख रहा है। फिर प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा। तो 2x2 का मैट्रिक्स है ये, हम इजीली इसको कर पाएंगे। पहले जरा इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। सो दिस इज 1 माइनस tan थीटा, मैं डायरेक्टली करूंगा बच्चों, ये tan थीटा और ये 1। ठीक है, इसका हम लेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो 1/1 इंटू 1 माइनस tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा। समझ गए? ठीक है, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, याद रखना, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालते हैं और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। जो गिवन मैट्रिक्स था उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं किसको? गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट को। तो हमने गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने वाला हूं। 2x2 का मैट्रिक्स है, डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर दो। कैसे? डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज और नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज। तो ये बन जाएगा आपका प्लस tan थीटा एंड दिस विल बी माइनस tan थीटा। मैं सिर्फ LHS वाला लिख रहा हूं क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू है विच इज अ नंबर, तो हम इस पूरे को बाहर रखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को एक्चुअली में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर क्या पड़ा रहेगा? ये। ठीक है, और मैट्रिसेस को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1, ठीक है, यानी 1 ही रहेगा।
माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा यानी ऐसे, ठीक है। फिर 1 माइनस टेन थीटा, फिर इसके साथ में भी जाएगा तो माइनस टेन थीटा यानी माइनस का 2 टेन थीटा आएगा। फिर टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा यानी 2 टेन थीटा आएगा। फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा तो एक नंबर है, रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर को हम सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा, माइनस 2 टेन थीटा अपॉन ये पूरा, 2 टेन थीटा अपॉन ये पूरा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा। यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। दिस विल बी cos 2 थीटा, दिस विल बी माइनस sin 2 थीटा, ये आपका sin 2 थीटा एंड दिस इज cos 2 थीटा। फॉर्मूला आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हमने पूरा LHS सिंप्लीफाई कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटेड विद दिस RHS। क्या था ये? A माइनस B, यहां B और यहां A, ठीक है। आपके ऑप्शंस में आपको A और B की टर्म्स में ही चीजें दी गई हैं, तो यहां पर अगर आप नोटिस करें A आएगा cos 2 थीटा एंड B विल बी sin 2 थीटा। तो A cos 2 थीटा ठीक है, लेकिन B की वैल्यू गलत हो गई, मतलब ऑप्शन B ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑप्शन D को भी रिजेक्ट करो। ऑप्शन A वैसे ही गलत है, बच गया ऑप्शन C। आप चाहो तो एनालाइज कर लो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 बोला हुआ है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंगल तो सेम है ना, तो क्लास 10th का फॉर्मूला। सो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी ही ठीक हो जाएगा, जैसा कि आपने नोटिस कर लिया होगा। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 हियर फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बोला हुआ है? द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। देन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द LPP आर, तो आपके सामने ये दो कंस्ट्रेंट्स तो गिवन है, बचे हुए दोनों कंस्ट्रेंट्स आपको लिखने हैं फिजिबल रीजन का इस्तेमाल करते हुए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है, इसको अगर मैं L1 बोल दूं, ये L1 वाली लाइन, इसके 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम L1 का इक्वेशन लिखेंगे, बाद में हम इस लाइन का भी इक्वेशन लिखेंगे L2, जिसके 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे 0,38 एंड 76,0। इन दोनों का हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लोग क्लास 11th का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, स्लोप वाला कंसेप्ट। वैसे क्लास 12th में भी ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए? डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। फिलहाल तो मैं क्लास 11th का स्लोप वाला ही कंसेप्ट यूज करूंगा। तो L1 लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1, 104 माइनस 0, फिर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 52, तो स्लोप आ जाएगा -2। तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, ठीक है। L1 का इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम लाइन L2 का भी इक्वेशन लिखेंगे। नाउ फॉर दैट इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 38 माइनस 0 एंड देन 0 माइनस 76, तो ये बन जाएगा -1/2, ठीक है। तो L2 का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 2y इज इक्वल टू -x और ये प्लस का 76, साइड चेंज करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 76, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में x प्लस 2y इक्वल टू 104 बोला हुआ है, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया, एंड सिमिलरली ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन ही बचे हुए हैं हमारे पास। देखते हैं जरा कौन से वाला ठीक होगा। तो ऑप्शन बी में अगर आप नोटिस करें 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104, ये ठीक लग रहा है मुझे फिलहाल। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76, यानी ऑप्शन बी वाला ही ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 11th के लिए, ठीक।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप लोगों से कुछ पूछा था। क्या पूछा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपने क्लास 12th में डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना। कैसे पूछोगे, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। So now we have question number 12 here for all of you. यहां पर क्या बोला हुआ है, if this determinant is equal to this determinant then the possible values of x, आपको यह पता करनी है बेसिकली कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज यहां पर आ सकती हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे यानी 5 आएगा, 5 इंटू 1 माइनस 0। ध्यान रखना यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट मत लगा देना। क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बेटा। ये बनेगा 2 5 10 माइनस x माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, अब जरा हम साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 6, 5 प्लस 1 यानी 6। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13th। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13th हियर। इफ A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ओके। फिर दूसरा फॉर्मूला यहां पर लगेगा ये वाला, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पर पहला फॉर्मूला हमने लगाया तो हमें मिला ऐसे। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको दे रखा है, तो 5 इंटू 5 यानी 25। अब यही आपका आंसर है ऑप्शन बी में, अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है बच्चों, क्वेश्चन 14 में कह रहा है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि गिवन ऑप्शंस में किस ऑप्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इनकरेक्ट बात कही गई है, नॉट ट्रू वाली बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है। एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, 4 बातें बोलूंगा। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब A डैश एंड B भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मतलब A डैश एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इन चारों में से कोई भी एक बात अगर आपको बोलेगा तो बाकी 3 बातें भी होंगी। ठीक है, अब जरा ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या बोल रहा है, A एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बिल्कुल ठीक है, यही मैंने समझाया आपको। सिमिलरली ऑप्शन सी को भी पढ़ के देख लो, यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है यहां पर जिसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ हो, तो ऑप्शन डी वाला ही बच गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हम यहां पर मार्क करेंगे। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर A डैश एंड B डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्वेश्चन में बोला ही हुआ है। ठीक है, अब अगर A डैश एंड B डैश इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनके इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ये देखो ऐसे होना चाहिए, यहां इक्वल बट यहां पर अनइक्वल। समझ गए? इसलिए ऑप्शन डी का जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, और आपको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाला ही स्टेटमेंट ढूंढना था। ऑप्शन डी में मार्क कर चुका हूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। n की किस वैल्यू के लिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा? न्यूमरेटर में ओवरऑल डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की ओवरऑल डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में इस टर्म की डिग्री भी 3 है, x क्यूब। समझे?
तो इसका भी ओवरऑल डिग्री 3 आना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका ओवरऑल डिग्री आएगा 2 प्लस n, जबकि ये होना चाहिए 3। तो यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, 3 माइनस 2 है ना, तो n की वैल्यू 1, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 हियर। यहां पर y दे रखा है, आपको डबल डेरिवेटिव भी दे रखा है k टाइम्स y के इक्वल, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर बेसिकली हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। ये रहा dy अपॉन dx, 5 बाहर, e की पावर 7x, पावर में से भी 7 आएगा, चेन रूल, ठीक है, प्लस 6 e की पावर माइनस 7x और पावर में से आएगा -7, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि नेगेटिव नंबर है। ये बन गया 35 e की पावर 7x माइनस 42 e की पावर -7x। ठीक है बच्चों, फिर से डिफरेंशिएट करो, d2y अपॉन dx2, तो 35 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x, ठीक है, -42 इंटू -7 ई की पावर -7x। ठीक है, अब इस पूरे में से फिलहाल तो 7 कॉमन है ही, एक 7 और कॉमन आएगा 35 में से और 42 में से। ठीक है, तो इसको भी लिख दो, ये 7 बाहर गया, इसमें से एक 7 गया तो 5 बचा, ई की पावर 7x, ये 7 गया, ये माइनस माइनस प्लस कर देना, ये 7 गया, इसमें से भी एक 7 गया, मतलब प्लस का 6 टाइम्स ई की पावर -7x बचा। अभी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, और y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है इसको भी ध्यान से देखो, दोनों सेम होंगी। तो बाहर आ गया 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू वाई। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू आपने निकाला ना, तो इसे हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा था उसके साथ। डबल डेरिवेटिव वॉज इक्वल टू k टाइम्स वाई, यहां है 49 टाइम्स वाई, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 49। ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 फॉर ऑल ऑफ यू। दो वेक्टर a और b दे रखे हैं सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी गिवन है, cos थीटा भी दे रखा है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। हम इसका ना स्क्वायर कंसीडर करेंगे, सो दिस विल बी दिस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो ये ऐसे बनेगा, ट्वाइस a डॉट b वेक्टर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, तो वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड आपके सामने हैं, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर b के लिए करोगे तो 3 का स्क्वायर, यानी आपका ये आ जाएगा 9। और ये जो ट्वाइस a डॉट b है, इसके लिए आप क्या करो, ऐसे लिख लो पहले, है ना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब देखो आपके पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा भी दे ही रखा है। 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आएगा। तो ट्वाइस a डॉट b की वैल्यू आ गई 8, 8 4 12 और 9 21। ठीक है, तो यहां से आप स्क्वायर को हटाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, सोच समझ के बताना। सो अंडर रूट ऑफ 21 यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 18 में क्या है, क्वेश्चन 18 में बेसिकली आपसे बोला गया है एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस। एक लाइन की इक्वेशन ये रही, और एंगल की बात कर रहा है, मतलब डायरेक्शन रेशोज हमको पता होने चाहिए। एक और लाइन दे रखा है, इसका डायरेक्शन रेशो ये रहा। तो इन दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल बताना है, एंगल कैसे निकलेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मॉडुलस, और नीचे है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये,
वैसे ऑप्शन बी वाले को देख लो, ये तो गलत है ही, ठीक है। इन सभी ऑप्शंस में से पहले ऑप्शन वाला ही ठीक है, जैसा कि मैंने बोला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं जरा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। यहां पर हमें किस तरीके से आंसर करना होता है बेटा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट व्हेन बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B is correct when both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C is correct when assertion is true but reason is false. Option D is correct when assertion is false but reason is true. तो यहां पर जरा पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में। असर्शन में कह रहा है द नंबर ऑफ वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज 0। वेल, बात करेंगे इसके बारे में, रीजन को पढ़ते हैं जरा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली सच दैट सेट बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे एज कंपेयर टू सेट ए, या फिर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। समझ गए? परमुटेशन वाला फॉर्मूला है ये। लेकिन अगर m ग्रेटर देन n हुआ, यानी सेट A में अधिक एलिमेंट हुए एज कंपेयर टू सेट B, देन नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B विल बी 0। बेसिकली रीजन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड इसी का इस्तेमाल करके हम असर्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला सेट है यानी सेट A है, ये दूसरा सेट है यानी सेट B है। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज कंपेयर टू सेट B के अधिक दे रखे हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ वन फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी विल बी 0, क्योंकि सेट ए में जो पहला सेट है उसमें अधिक एलिमेंट है एज कंपेयर टू दूसरे सेट के। यानी यहां पर असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है। मोर ओवर असर्शन को हमने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द स्टेटमेंट गिवन इन रीजन, दैट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। So question number 20 is here for all of you and this is going to be the last question of today's test. असर्शन में कह रहा है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस का एंगल अगर हम एक्स एक्सिस के साथ में देखेंगे तो 0 डिग्री आएगा, वाई एक्सिस के साथ में देखेंगे तो 90 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ में एक्स एक्सिस का एंगल देखोगे तो वो भी 90 डिग्री आएगा। मैंने डायरेक्शन एंगल्स लिखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो यहां पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दो। कॉस 0 कोमा कॉस 90 कोमा कॉस 90, कॉस 90 0 होता है एंड कॉस 0 1 होता है। तो बेसिकली आपको डायरेक्शन कोसाइंस यही मिलेंगे, यानी यहां पर असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। रीजन को पढ़ते हैं। रीजन में क्या है? द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वेयर अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बिल्कुल ठीक है, रीजन भी सही है एंड मोर ओवर असर्शन को हम करेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रीजन, दैट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ठीक है बच्चों, now we are left with the solutions of the questions from section B, C, D and E. These are subjective type of questions. To access the solution of these questions, you need to refer the description box of this video where you will find the link of our official website. उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज ओपन होके मिलेगा जहां से आप लोग PTS 16 to 20 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो वी आर ऑन मिशन, मैथ मिशन। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।